तो इस वीडियो में हम अगर रफ फिक्स पुली है और उसके ऊपर आइडियल स्ट्रिंग को जस्ट स्लाइड करवाया जाए तो टेंशन में कैसे वेरिएशन होगी उसकी कैलकुलेशन करेंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग, एक फिक्स रफ पुली है। देखो इसको मैं आपका एक स्कीमेटिक बना के देता हूं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा इस चीज़ को। कि मानो एटवुड मशीन है, ये जो पुली है वो फिक्स है, मतलब ये रोटेट भी नहीं हो सकती लेकिन रफ है और उसके ऊपर ऐसे एक रेड कलर की स्ट्रिंग को हमने इसके थ्रू पास किया हुआ है। इस रेड कलर की स्ट्रिंग को हमने इसके थ्रू पास किया है और ये जो रेड कलर की स्ट्रिंग है इट इज मासलेस। दिस स्ट्रिंग इज आइडियल एंड मासलेस। तो मानो यहां पे इस क्रॉस सेक्शन पे टेंशन T1 है, इस क्रॉस सेक्शन पे टेंशन T2 है। अगर ये स्मूथ होती और मानो ये जो स्ट्रिंग है वो ऐसे मूव करती, मतलब इस साइड पुलिंग ज्यादा इस साइड पुलिंग कम है, हम जानते अगर ये स्मूथ होती तो T1 T2 कैसे होते, सेम होते। लेकिन अगर ये रफ है तो जैसे ये रेड कलर की स्ट्रिंग जो इसके साथ कांटेक्ट में है उसके ऊपर पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। और हम यहां से बहुत इजीली बता सकते हैं कि इस केस में हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि अगर मोशन इस तरफ होने के चांसेस है तो T1 T2 से ज्यादा होगा। उसका जो रीजन है वो यहां पे ऐसा है कि जहां जहां कांटेक्ट है वहां वहां इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। ऐसे रस्सी पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा जहां जहां कांटेक्ट है। तो इस फ्रिक्शन की वजह से T1 T2 में इनइक्वालिटी क्रिएट होगी। उसी इनइक्वालिटी की हमें कैलकुलेशन करनी है। तो देखो ये थोड़ा सा इंजीनियरिंग डायग्राम बताया गया है। ये मान लो रेड कलर की पुली का पार्ट है जो फिक्स एंड रफ है, उसके ऊपर ये मासलेस बेल्ट या रस्सी मान लो, इसको एक एंड से T2 से खींचा जा रहा है और इस एंड पे T1 टेंशन लग रहा है। और मुझे इंपेंडिंग मोशन की बात करनी, याद करो मैंने क्लास में करवाया था, इंपेंडिंग मोशन मतलब जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, उस टाइम की बात करनी है। तो अगर मैं स्ट्रिंग का एफबीडी बनाऊं, उस स्ट्रिंग का जो कांटेक्ट में, तो देखो एफबीडी कुछ इस तरीके से बनेगा। ये स्ट्रिंग का वो पोर्शन है जो कांटेक्ट में है और मान लो कांटेक्ट वाला पोर्शन कुछ पर्टिकुलर एंगल ऑक्यूपाई कर रहा है। इस टोटल एंगल को देखो यहां पे क्या दिया गया है, ये जो कांटेक्ट वाला पोर्शन है वो कितना एंगल ऑक्यूपाई कर रहा है, बीटा एंगल ऑक्यूपाई कर रहा है। टोटल बीटा एंगल ऑक्यूपाई कर रहा है और मैंने कांटेक्ट जहां से स्टार्ट हुआ वहां से थीटा एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंट लेने वाला हूं, ठीक है। और इस पुली की रेडियस कुछ r है, तो इस एंड से थीटा एंगल पे एक मैं एलिमेंट लेने वाला हूं यहां पे। तो देखो यहां से मैंने एग्जैक्टली क्या किया है, एक थीटा एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया और इस छोटे से एलिमेंट का यहां पे मैंने एफबीडी बनाया। तो ये जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली उस फिक्स लाइन से कितना एंगल पे था, फिक्स लाइन से थीटा एंगल पे था। और इस एलिमेंट की साइज, ये एलिमेंट डी थीटा एंगल का एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट डी थीटा एंगल का एलिमेंट है। अब एलिमेंट को हमने क्या किया है, इस एलिमेंट को वाई एक्सिस ऐसे चूज की कि इस एलिमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है और ये उसकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब ये टोटल एंगल अगर डी थीटा है तो वाई एक्सिस का इस एलिमेंट के साथ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल डी थीटा बाई 2 और ये वाला एंगल भी डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इस एंगल को यहां पे देखो दिखाया गया है। अब थोड़ा सा इसको अच्छे से मैं जूम करके दिखा रहा हूं। तो ये बाइसेक्टर और इस एलिमेंट का एंड पॉइंट, ये वाला एंगल डी थीटा बाई 2 है। उसी तरह ये वाई एक्सिस जो बाइसेक्टर है और ये वाला एंगल भी डी थीटा बाई 2 है। दूसरा मैंने देखा कि भाई इस रस्सी की इस साइड जाने की टेंडेंसी होगी, इसलिए देखो इस रस्सी पे ये वाला जो ब्लैक वेक्टर है वो फ्रिक्शन का वेक्टर है। ये वाला ब्लैक वेक्टर फ्रिक्शन कितना लगेगा, मैं इंपेंडिंग मोशन बता रहा हूं, यानी फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा है। दूसरा ये जो रस्सी है वो इस पुली के साथ कांटेक्ट में है, तो यहां पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल डीएन वैल्यू लग रही है। और ये इंपेंडिंग मोशन है तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू डीएन हो जाएगा। दूसरा इस एलिमेंट पे इस तरफ रस्सी होगी तो ऐसे टेंजेंट की डायरेक्शन में टेंशन और इस तरफ भी टेंशन लगेगा। अब ये वाला टेंशन T लिया है तो ये वाला टेंशन T प्लस डी होगा, क्योंकि इस तरफ टेंशन मेरा बढ़ रहा है। अब ये मासलेस से ध्यान रखेंगे, ये मासलेस है और जस्ट अबाउट टू स्लाइड है। तो सबसे पहले तो मैं एक्स डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस कर दूंगा।
अब आप देखो तो ये वाला एंगल भी डी थीटा बाई टू होगा, ये वाला एंगल भी डी थीटा बाई टू होगा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में आप देखो तो बोलो, पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम एक्स डायरेक्ट ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करेंगे क्योंकि जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? तो टी का ये कंपोनेंट, तो टी का कॉस डी थीटा बाई टू प्लस देखो फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहां पे प्लस फ्रिक्शन दिखाया, और ये वाले टेंशन का ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? इस वाले टेंशन का ये वाला कंपोनेंट कितना आने वाला है? कॉस वाला कंपोनेंट आएगा, और वो नेगेटिव एक्स में लग रहा है, तो ये वाला टी प्लस डी टी का कॉस, ये टोटल फोर्स जीरो होगा क्योंकि अबाउट टू स्लाइड है। उसी तरह वाई डायरेक्शन के फोर्स बैलेंस करो तो ऊपर की डायरेक्शन में डीएन आएगा, तो देखो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में डीएन आएगा, और इन दोनों टेंशन के ये वाले कंपोनेंट नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आएंगे। तो नेगेटिव में एक तो टी प्लस डी टी का कंपोनेंट साइन के साथ और टी का साइन के साथ। अब एंगल बहुत छोटा है तो हमने अप्रोक्सीमेशन कौन सा लिया है? साइन डी थीटा बाई टू को डी थीटा बाई टू बोल दिया है, और कॉस डी थीटा बाई टू को 1 बोल दिया है, प्लस जिस टर्म में डी टी और डी थीटा बाई टू निग्लेक्ट एक साथ मल्टीप्लाई होंगे उसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है, यानी यहां पे डी टी इंटू डी थीटा बाई टू, अगर ऐसा कहीं पे टर्म आता है तो इसको मैंने टेंस टू 0 बोल दिया है। तो इतने अप्रोक्सीमेशन करने के बाद एक्स वाली इक्वेशन ये कन्वर्ट हो जाएगी, ये एक्स वाली इक्वेशन है, और वाई वाली इक्वेशन ये वाली कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? डीएन इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो आपको देखो ये रिलेशन मिल गया, डी टी बाई टी इज इक्वल टू म्यू डी थीटा। अब मुझे करना कुछ नहीं है, बस इस इक्वेशन को सिंपली इंटीग्रेट करना है, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, देखो थीटा यहां से मेजर है, थीटा ऐसे मेजर है, तो जब थीटा बराबर 0 था तो टेंशन की वैल्यू T1 थी, और थीटा बढ़ के जब बीटा हो गया तो इस जगह का टेंशन T2 हो गया। तो लिमिट क्या पुट करेंगे कि जब थीटा 0 है तो टेंशन T1 है, थीटा बीटा हो गया तो टेंशन T2 हो गया। तो इस लिमिट को पुट करके मेरे पास एक बहुत सुंदर सा आंसर आ रहा है, वो ये है टेंशन में रिलेशन। इस रिलेशन को आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। अभी तक जेई में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो पूरे चांसेस है कि इससे आपको कोई क्वेश्चन मिल सकता है। अब यहां पे ध्यान क्या रखना है? अब यहां पे हमने T2 किसको बोला है? T2 किसको बोला है? जिस तरफ रस्सी जा रही है उसके टेंशन को T2 बोला है। T1 किसको बोला है? रस्सी को अपोज करने वाले टेंशन को। जैसे इस जगह भाई रस्सी ऐसे जा रही है तो जिस तरफ रस्सी जा रही है उसको T2 बोला है, और अपोजिंग वाले टेंशन को T1 बोला है। प्लस ये भी याद रखेंगे पावर यहां पे पॉजिटिव म्यू बीटा है। बीटा क्या है? वो एंगल जो ऑक्यूपाइड है। तो देखो यहां पे बीटा क्या है? एंगल ऑफ बेल्ट और मतलब रस्सी और पुली के बीच का कॉन्टेक्ट एंगल है। ई तो एक कांस्टेंट होता है, और म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, और T2 T1 टेंशन कैसे डिफाइंड है वो। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो T1 T2 का रिलेशन आया वो रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एनी बेल्ट पासिंग थ्रू एनी कर्व्ड सरफेस। ये क्या कहना चाह रहा है? ध्यान से समझो। अगर यहां पे रेडियस का रोल नहीं है तो फ्यूचर में आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि मानो इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर हो गया, इसके ऊपर आपने ऐसे एक रस्सी कांटेक्ट में है यहां पे, और रस्सी को आप इस साइड खींच रहे हो T1 टेंशन से, और ये T2 टेंशन इस साइड है, ये रफ है म्यू वाली, और आप देखो तो ये टोटल एंगल कितना एक्यूपाई हुआ है। तो यहां पे जो टेंजेंट बनेगा, मतलब यहां पे रस्सी के टेंशन का जो नॉर्मल बनेगा और यहां पे जो नॉर्मल बनेगा, ये नॉर्मल वाले मान लो टोटल एंगल यहां पे कुछ थीटा ऑक्यूपाई हुआ है, और रस्सी की टेंडेंसी इस तरफ है, तो ये वाला T1 वाला टेंशन LHS में आएगा, इज इक्वल टू ये T2 वाला टेंशन e टू द पावर म्यू थीटा। यानी इस रिजल्ट का पुली से कोई लेना देना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है यहां पे कि एज अ रिजल्ट, भाई यहां पे रेडियस नहीं आ रही, मतलब कोई भी कर्व्ड सरफेस पे चलेगा, बस थ्रू आउट द कर्व्ड सरफेस कॉन्टेक्ट बना रहना चाहिए। तो देखो यहां पे इस पूरे रीजन में कॉन्टेक्ट बना है, प्लस जस्ट अबाउट टू स्लाइड होना चाहिए। तो अगर आप इस रिजल्ट को यूज करोगे तो पुली के क्वेश्चन हम बहुत इजीली कर सकते हैं। एक और लाइन लिखी हुई है कि ये रिजल्ट तब आपको अप्लाई करना है कि जस्ट या तो अबाउट टू स्लाइडिंग हो, जब अबाउट टू स्लाइडिंग हो तो हम म्यू एस यूज करेंगे, और ये एक्चुअल में स्लिप हो रहा है तो म्यू के यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको वापस अच्छे से लिख देता हूं कि अगर अबाउट टू स्लाइड है
अबाउट टू स्लाइड है तो T2 इज T1 e टू द पावर म्यू एस थीटा, और एक्चुअल में स्लाइड हो रहा है तो T2 इज T1 e टू द पावर म्यू के थीटा, ये यूज करेंगे। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है कि भाई ये स्लाइड नहीं हो रहा लेकिन अबाउट टू स्लाइड भी नहीं है, समझ रहे हो, ये रेस्ट पे है लेकिन अबाउट टू स्लाइड नहीं, मतलब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं रगला, स्टैटिक फ्रिक्शन, तब ये इक्वेशन आप यूज नहीं कर सकते। तो इतनी लिमिटेशन को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।